आज का जो अपना सब्जेक्ट है वो है मैट्रिमोनियल एंड चाइल्ड कस्टडी। देखिए, जब भी हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट होगा और वाइफ जो है अपने पीयर पहुंच जाएगी तो उसकी एक ही शिकायत रहेगी कि मेरे पति ने मुझे हैरेस किया या मुझे ह्यूमिलेट किया या डाउरी के लिए पूरे परिवार ने मेरा शोषण किया। हमारे पास एक ही काउंटर वहाँ बचता है, वो है डिवोर्स। क्योंकि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट या साथ रहने की प्रक्रिया के तहत किए जाने वाला आवेदन सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये हमारा टाइम ख़राब करते हैं, इनसे हमें कोई विशेष फ़ायदा मिलता नहीं है। और डिवोर्स जब हम फाइल करते हैं तो हम सारी बातों को लिखते हैं, पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते ही नहीं हैं, जिस कारण अच्छे से अच्छा केस भी हम लोग हार जाते हैं और उसमें हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। आप सब ये ध्यान रखें कि जब भी हम लोग केस फाइल कर रहे हैं तो उसका डिस्पोजल टाइम पर हो। हाई कोर्ट अमूमन हर केस में स्पीडी डिस्पोजल के जो है ऑर्डर कर रही है, और वाइफ कभी भी नहीं चाहेगी कि अपना डिस्पोजल जो है वो टाइम से हो या डिवोर्स जो है हमारा टाइम से निपटे। तो एक बात जो है आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि लेक ऑफ ब्रीफिंग। आप एक बात ध्यान में रखें कि हमारे पास जो है स्कोप बहुत कम है। या तो हम डिवोर्स लगाएंगे एडल्ट्री के पॉइंट पे, या लाएंगे हम क्रुएल्टी के पॉइंट पे, या लाएंगे हम डेजर्शन के पॉइंट पे। जब भी हम डिवोर्स को प्लीड कर रहे हैं तो हमें 4 बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, सेक्शन 23 सब क्लॉज डी। दूसरी बात, जो आप फैक्ट्स को लेके आ रहे हैं वो फैक्ट भले ही मैनिपुलेटिव हों, बट कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसमें कोर्ट को मैनिपुलेशन दिखना नहीं चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको स्पेसिफिक लिखना है कि मैंने अपनी वाइफ को क्षम्य नहीं करा है। क्योंकि डिवोर्स पिटिशन में जब हम फाइलिंग करते हैं तो हमारा जोर क्या होता है कि हम मीडिएशन कर लें, बातचीत कर लें। आपको वहाँ पर बातचीत से ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि ये मैटर हाई कोर्ट में जाएगा, मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो हमें प्लीडिंग्स वही रखनी है जो हमारे काम की है। अब इसके साथ साथ एक इशू और है चाइल्ड कस्टडी का। यहाँ पर हमारे माइंड में कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब हम चाइल्ड कस्टडी केस फाइल करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा डिवोर्स केस जो है वो ख़राब हो जाए, या हम डिवोर्स केस जब फाइल कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा चाइल्ड कस्टडी केस ही ख़राब हो जाए। पहले नियम ये था या कानूनी स्थिति ये थी, मैं खासकर जोर दे रहा हूँ उड़ीसा हाईकोर्ट में भी, कि अगर बच्चे की कस्टडी का मैटर है तो आप हैबेस कॉर्पस फाइल नहीं कर सकते हो। पर 29 जुलाई 22 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड डेट बोलिए सर। सेकंड डेट 29 जुलाई 22 उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतना लंबा आपको नहीं घूमना है। अगर आपको लगता है कि कस्टडी आपको चाहिए और उसके लिए आप एलिजिबल हो और बच्चे को जो है कन्फाइंड कर रखा है तो आप हैबियस कॉर्पस भी जो है फाइल कर सकते हैं। आपको जोर देना है बच्चे के अपकमिंग वेलफेयर पे, बच्चे के डेवलपमेंट पे। उसके लिए आपको पिटिशन को बांटना है 8 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा आपका एजुकेशन वर्सेस वाइफ का एजुकेशन। दूसरा हिस्सा आपका फैमिली बैकग्राउंड वर्सेस वाइफ का फैमिली बैकग्राउंड। नंबर 3, बच्चे से आपकी बाउंडिंग क्या है, जब बच्चा अलग हुआ था तब और जब बच्चा साथ में रह रहा था तब। क्योंकि अगर बाउंडिंग अच्छी है तो हम केस को जो है इजीली कवर अप कर सकते हैं। चौथी बात, पॉइजनिंग ऑफ द माइंड ऑफ चाइल्ड, कि बच्चा अपने माँ के साथ में है तो उसके घर वाले या माँ जो है बच्चे को पॉइजनिंग कर रही है, तो इस फैक्टर को भी जो है ध्यान में रखा जाए। फैक्टर नंबर 5 है कि बॉन्डिंग ऑफ द चाइल्ड विद द कंसर्न ग्रैंड पेरेंट्स, की उनसे उसकी बॉन्डिंग्स जो है क्या है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6, बच्चे का एक फर्दर पर्सपेक्टिव, कि आज आप वेलफेयर करना चाह रहे हैं, अपब्रिंगिंग करना चाह रहे हैं, तो इकोनॉमिक सोर्सेज क्या हैं आपके पास में, ये भी आपको जो है प्लीड करना है। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ कि एक रिसेंट जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का 4 अगस्त 2022 का। वहाँ पर एक बच्चा जो मात्र 2 साल का है उसकी कस्टडी को अलाउ किया गया विद द फादर। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग फाइल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जज सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, जज टाल रहा है, तो वहाँ पर घबराने का नहीं है। आपको पिटिशन फाइल करना है। जो पिटिशन आप फाइल करेंगे वो रिकॉर्ड्स पर रहेगा, वो प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। आप उस प्रोसीडिंग को और उस एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ले जाएं कि साहब गाइडलाइंस बनी हुई है, 3 महीने में जो है डिसीजन करना था, पर अभी तक कोर्ट जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो यही आपके लिए जो है महत्वपूर्ण और मोटी मोटी जो है जानकारी है। मेरा ऑलरेडी यानी प्रोसीडिंग स्टार्ट होके 3 इयर्स हो गया है जी। और मेरे वाइफ ने 125 डाला था, बाद में डीवी डाला है। तो एक्चुअली 125 का मेरा रिजल्ट लग के मेरे को परमानेंट मेंटेनेंस वो एम्प्लॉय कर दिया है कोर्ट ने। तो उसके आगे हाँ सर बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मेरे केस में मेरी डॉटर 5 इयर्स है और मेरी वाइफ दोनों बच्चों को ले रही है और मिलने नहीं दे रही, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द केस,
तो 5 साल का बच्चा और अगर गर्ल चाइल्ड हो तो फादर को मिलने के चांसेस ज़्यादा है, कम है कि बिल्कुल? आप पिटिशंस रेडी रखो। आजकल क्या थोड़ा सा अमेंडमेंट आ गया कानून में, आप सबको मालूम नहीं होगा, ये आप सब करा करो। ईमेल और व्हाट्सएप हम सब यूज़ करते ही हैं आजकल। हाँ जी। प्रोस्पेक्टिव पिटिशन कंसेप्ट ये कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता फैमिली कोर्ट में अभी ये ट्रेंड है कि बेसिकली मदर को ही वो कस्टडी दी जाती है, ठीक है ना। और वो लॉयर मेरे बता रहे थे कि यहाँ पे जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, वो कोई किसी के पास टाइम नहीं रहता, वो देखता नहीं है, जो राइटिंग में है बेसिकली वही देखता है, ठीक है। तो अभी मैं अगर जैसे सोल कस्टडी के लिए अगर करता हूँ तो उन्होंने बोला सोल कस्टडी का तो कोई मतलब सवाल है ही नहीं। फिर मैंने उनको बताया कि जॉइंट कस्टडी का अभी जैसे MP हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट और कर्नाटका ने भी कुछ रूलिंग्स वगैरह दी है, तो मतलब वो होने से होगा, लेकिन यहाँ पे कलकत्ता में भी ट्रेंड नहीं है। और इशू क्या है ना, जैसे बच्चे को काफ़ी अलग रखा जा रहा है, 1.5 महीने से कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा, और उसको जब मैं मिलने के लिए बोलता हूँ तो उसी से वो बुलवा देती है कि अभी मुझे मिलना नहीं है और तबीयत खराब है, ये सब बहाने मारती है। तो सर इसमें बेसिकली क्या, अभी जैसे मैंने डिवोर्स के लिए तो फाइल नहीं किया, मैं प्योरली कस्टडी के लिए करना चाहता हूँ, तो उसमें जो डिवोर्स मैटर है उसको नहीं मेंशन करके सिर्फ कस्टडी के लिए क्या किया जा सकता है? सर मैंने आपको शुरुआत में कहा था कस्टडी के मैटर अलग हैं और डिवोर्स के मैटर अलग हैं, तो आप प्योरली कस्टडी का केस फाइल कर सकते हो, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, एडवोकेट साहब ने कहा कि ये नहीं होगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जब आप लोग परेशान थे 10-20 साल पहले, तो वो लड़का था अनिश कुमार करके बिहार में, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट से लड़के आया कि साहब 41 का लाभ लड़कों को मिलना चाहिए, अरेस्ट नहीं करें। जबकि 2009 में 41 आ चुका था, उसके 4 साल बाद तक भी स्थिति थी अरेस्ट वाली। मोटी मोटी बात पे कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एडवोकेट साहब या आपसे मुझे कंसर्न नहीं है, मुझे कंसर्न है लीगल पोजीशन से। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो आप सब ध्यान रखिए, डिवोर्स मैटर हो चाहे चाइल्ड कस्टडी हो। अभी हम गिनते हैं स्टेप्स पे। सबसे पहले है फाइलिंग ऑफ पिटिशन, दूसरा है रिप्लाई, तीसरा है रीजॉइंडर, चौथा है इश्यूज, 5वां एफिडेविट। 80% केस तो आपका डॉक्यूमेंट पे चल रहा है। ये सर, तो जिसका भी प्राय ये सर कि एक बार दोहराएंगे सर, पहले क्या बोले आप? पहले अपना पिटिशन, दूसरा रिप्लाई, रिप्लाई, तीसरा रीजॉइंडर, रीजॉइंडर, हाँ सर, चौथा इश्यूज जो कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है, और 5वां आपके एफिडेविट्स फॉर द क्लेम। एफिडेविट। ये मेजर काम तो आपका ड्राफ्टिंग पे चल रहा है। जी जी। तो ड्राफ्टिंग का 80% रोल है मैट्रिमोनियल्स में। अगर ड्राफ्टिंग सही है तो सब कुछ सही है। जी जी। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 2010 का एक बेसिक लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, कि आप नोटिस दो, वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो अपने फैक्ट्स जो है एडमिट हो गए, और रिप्लाई करते हैं तो रेसिस्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं। क्योंकि 4 कानून हमारे पक्ष में कि अगर पिता ने रेप भी किया है किसी महिला का, तब भी कस्टडी से उसको बैरूम नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट। दूसरी बात, पिता का कैरेक्टर ख़राब है, वो जेल में रह चुका है, तब भी अपन कस्टडी से उसको महरूम नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपैरेटिव चार्ट बनेगा, इधर तो मदर इधर फादर, कौन बेटर है। एक तरह मदर कह रही मैं बेरोजगार हूँ, मुझे खर्चा दो, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, और ऑन द काउंटर कह कि साहब मुझे खर्चा नहीं चाहिए, मैं तो बच्चे को पाल सकती हूँ। तो उल्टा उसकी प्लीडिंग्स जो है वो आ जाएगी सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेज के अंदर। क्लियर है बात ये? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपका क्लेम इंपॉर्टेंट है और क्लेम आपका डोमिनेंट है, तो आपको राइट्स वहाँ मिलने ही मिलने हैं। दूसरी जगह ट्रेंड्स क्या है वो अलग बात है, बट हर जगह पर डिसीजन अपने अपने होते हैं। आपको तो अपना केस फाइल करना है, स्पेसिफिक प्लीडिंग्स करना है, और हर एक बात को राइटिंग में करना है। अच्छा। और कोशिश कीजिएगा पिटिशन में लॉ को इनकॉर्पोरेट कर दें, जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर देंगे जी। सर एक और बात है कि अभी जैसे जब हम कस्टडी का फाइल करेंगे तो उसमें मेंटेनेंस वगैरह का तो इशू डिस्कस नहीं होगा ना? नहीं के लिए देन वो एडीजे या एमजीएम में जो भी कोर्ट लगा था वहाँ पे, उसमें गया तो वहाँ पे उसको चाइल्ड कस्टडी दे दी गई थी जी, बच्चे की जी। और उन्होंने वो लास्ट 6 मंथ्स उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस तो अटेंड नहीं करा अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो अभी अगर गार्डियनशिप और वार्ड के अंडर केस फाइल करना है तो कस्टडी अज्यूम करके करना है या विदाउट अज्यूमिंग करना है? सर, मैं और मेरी पत्नी साथ में रहते थे, मेरा बच्चा भी था, और मेरी शादी को 8 साल हो गए। बीच में 2020 में जब लॉकडाउन आया तो मेरी वाइफ वीडियो वगैरह बनाने लगी टिकटॉक पे, उसके बाद कुछ लड़कों से बात करने लगी, उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज होने लगा, और सडनली 2021 में बोली कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए और बच्चा मेरे साथ रहेगा और आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो हम लोग दिसंबर 2021 क्या मेंटेनेंस क्लॉज को एक्सटेंड कर सकते हैं? सर कुछ नहीं करना आपको जो मैंने बताया ना, स्पेसिफिक प्लीडिंग्स करनी है। हमें घुमा फिरा के केस ही लड़ना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है हमारे को लड़ना है उसमें। पर आप वाइफ को हैरेस करो, काउंटर केस करो उसके ऊपर जितने भी हो सकते हैं, ओके, तभी वो लाइन पे आएगी।